जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का श्री क्लासेस चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर हाजिर हूं उमेश सर भाग 2 पर। भाग 1 में हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, एक मनुष्य के जीवन में भाषा का महत्व क्या है और भाषा को लेकर भारतीय मत क्या रहा, किन किन साहित्यकारों के द्वारा भाषा को परिभाषित किया गया। आइए भाग 2 में हम देखते हैं कि भारतीय मत के अनुसार जिन साहित्यकारों ने भाषा को परिभाषित किया है, उसी प्रकार पाश्चात्य मत का अनुसार कई दार्शनिकों ने भाषा को परिभाषित किया है। चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं भाषा की परिभाषा को लेकर बात करें, पाश्चात्य मत को लेकर, तो एक बहुत ही बड़े दार्शनिक प्लेटो हुए, जिन्होंने भाषा को लेकर कहा है। महान दार्शनिक प्लेटो ने भाषा को लेकर सोफिस्ट के विचार और भाषा के समन्वय में लिखते हुए कहा है कि भाषा और विचार में थोड़ा सा अंतर है। विचार आत्मा की मुख्य या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। प्लेटो जी के अनुसार जब हम कोई ध्वनि अपने मुखार बिंदु से निकालते हैं तो वो भाषा का रूप ले लेती है, और उस ध्वनि के द्वारा जब हम अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं तो वही भाषा हो जाती है। आइए एक और दार्शनिक हैं स्वीट्स, उनके अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करना ही भाषा है। ब्लैक एवं ड्रैगन जी के अनुसार भाषा मानव ज्ञानेंद्रियों से उच्चारित यादृच्छिक रूढ़ एवं प्रतीकों या ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मनुष्य समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इनके अनुसार भाषा वह है जो अपने विचारों का सरलता से आदान प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एच गार्डिनर जी के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। हेनरी स्वीट के अनुसार व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं। और लास्ट में आखिरी में मैरियो रूपे और फ्रैंक ग्रेनर जी के अनुसार मनुष्यों के वर्ग में आपसी व्यवहार के लिए प्रयुक्त वे ध्वनि संकेत जिनका अर्थ पूर्व निर्धारित एवं परंपरागत तथा जिनका आदान प्रदान जीभ और कान के माध्यम से होता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, भारतीय मत और पाश्चात्य मत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भाषा को लेकर तमाम साहित्यकारों के द्वारा अलग अलग मत दिए हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण साहित्यकार और दार्शनिक हैं, मैंने उनको आपको बताने की कोशिश की है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाषा के कितने प्रकार हैं और किस स्थिति में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है। भाषा की प्रकार की बात करें तो कॉमन सामान्यतः बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि भाषा को 3 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। लेकिन स्टूडेंट्स परीक्षा में अक्सर शब्दों के हेर फेर को करके प्रश्नों को उलझा देता है। आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं। भाषा को लेकर 2 आधार पे इसे बांटा गया है। पहला आधार
विचार के आदान प्रदान के आधार पर। यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विचार के आदान प्रदान के आधार पर भाषा कितने प्रकार की होती है, तब आपको 3 प्रकार की बतानी है। पहला, मौखिक भाषा, इसे कथित भाषा भी कहा जाता है, और इस भाषा को बोलने के लिए हमें 4 अक्षर, शब्द, वाक्य और उच्चारण की जरूरत पड़ती है। दूसरा, लिखित भाषा, यह भाषा की वास्तविक रूप है, यह लिखित भाषा का वास्तविक रूप है, यानी सही देखा जाए तो यही भाषा वास्तविक रूप है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए अक्षर, शब्द, काव्य, लिपि, विराम चिन्ह, वर्तनी की जरूरत पड़ती है। तीसरी, सांकेतिक भाषा, जिसके लिए शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हाथ, चेहरा, गर्दन आदि संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपसे पूछा जाए विचार के आदान प्रदान के आधार पर भाषा कितनी प्रकार की होती है, तो आपको 3 बताने हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ध्यान रहे कि मौखिक भाषा को ही कथित भाषा भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अक्षर, शब्द, वाक्य और उच्चारण के प्रयोग होते हैं। लिखित भाषा ही भाषा का वास्तविक रूप है, जिसके अंतर्गत अक्षर, शब्द, काव्य, लिपि, विराम चिन्ह, वर्तनी का प्रयोग होता है। और सांकेतिक भाषा, जिसके अंतर्गत अंगों के प्रयोग से शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा संकेत देकर भाषा का आदान प्रदान किया जाता है। तो भाषा के प्रकार में आधार के आधार पर 2 भागों में रखा गया। तो पहला भाग जैसा कि हमने देखा, विचार के आदान प्रदान के आधार पर। दूसरा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, राष्ट्रभाषा, दूसरा राज्य भाषा, और तीसरा मातृभाषा। आइए देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर किस तरह से भाषा बोली जाती है। बात करें हम राष्ट्रभाषा की, जो परिभाषित करके लिखी गई है, मैं आपको समझा देता हूं। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिस देश में अधिकांश द्वारा लोग ज्यादा परसेंटेज में बोली जाती है, तो उसे राष्ट्रभाषा बोली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारे भारत में अभी तक राष्ट्रभाषा लिखित तौर पे घोषित नहीं की गई है। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी ने काफ़ी प्रयास किया था कि हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत हो, लेकिन किन्हीं कारणों से विचार एकमत नहीं हो पाया, जिसके कारण राष्ट्रभाषा अभी तक हमारे भारत में घोषित नहीं की गई है। यदि राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिस देश में ज़्यादातर लोगों के द्वारा ज़्यादा संख्या में बोला जाए, उसे राष्ट्रभाषा बोलते हैं। तो प्रयोग के आधार पे यह था राष्ट्रभाषा। दूसरा, राज्य भाषा। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी में अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई है। राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित कर सकती है। आइए समझते हैं इसे। अगर एक लाइन में कहा जाए कि राजभाषा किसे कहा जाता है, तो राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग करने वाली भाषा राज्यभाषा कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सरकार के द्वारा कोई राजपत्रिका या आर्डर इशू किया जाता है, तो उसके लिखे हुए शब्द, उसकी लिखी हुई भाषा राज्यभाषा होती है। आमतौर पर यह बोली नहीं जाती है, लिखी जाती है। अगर इसे समझना हो तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि राजभाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग करने वाली भाषा है। आइए अब पढ़ते हैं मातृभाषा।
जन्म लेने के बाद मानो जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति, सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा में अधिकांश रूप से क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती है, जैसे कन्नौज, ब्रज भाषा, हरियाणवी, मालवी आदि। मातृभाषा का मतलब कि जिस समय आपका जन्म होता है और सर्वप्रथम जो आप भाषा सीखते हैं वहाँ के वातावरण और परिवेश के हिसाब से वही आपकी मातृभाषा हो जाती है। मातृभाषा के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की लिपि या स्वर या ध्वनियों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ और जन्म लेते ही जिस भाषा को आपने सुनकर सीखना शुरू कर दिया वही आपकी मातृभाषा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, भाषा के प्रकार को देखा जाए तो इसका दो वर्गीकरण किया गया है। एक विचार के आदान प्रदान के आधार पर, जिसमें 3 है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। और यदि प्रयोग के आधार पर भाषा को बांटा जाए तो उसके भी 3 भाग हैं। पहला राष्ट्रभाषा, जो जिस देश के ज़्यादातर संख्या में जिस भाषा को बोला जाए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। दूसरा राज्य भाषा, सरकारी कामकाज में प्रयोग किए जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। और तीसरा मातृभाषा, जिसके जन्म लेते ही जिस भाषा को सर्वप्रथम हम सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि इन भाषाओं के अलावा और कौन सी भाषा होती है। एग्जाम की दृष्टि से ये जान लेना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। चलिए, एक है मानक भाषा। मानक भाषा को 3 नामों से और जाना जाता है, जैसे परिनिष्ठित भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब मानक भाषा पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बोली जाती है और इस भाषा के प्रयोग में व्याकरण का होना बहुत ही जरूरी है। इसके पहले जितनी भाषाओं को हमने सुना या पढ़ा वह भाषा या तो मातृ की वजह से मिलती है, या तो राष्ट्र की वजह से मिलती है, या तो राज्य की वजह से मिलती है, जिसके बोलने के 3 कारण हैं। पहला लिखित, मौखिक, सांकेतिक। लेकिन मानक भाषा वह भाषा होती है जिसके अंतर्गत लिखी और बोली जाने के लिए व्याकरण का होना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर मानक भाषा पढ़े लिखे लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, भाग 2 में आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे भाग में हम उपस्थित होंगे और आगे देखेंगे कि भाषा को लेकर कितने परिवर्तन हुए हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग के द्वारा पहले वीडियो में काफ़ी प्यार और स्नेह मिला। आप लोग कृपया लाइक और कमेंट्स भी करते रहें और अपना सुझाव देते रहें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम करने की पूरी कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।